हेलो फ्रेंड्स, मनीष कुमार देव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में दोस्तों हम फिजिक्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें हमने लिया है गुरुत्वाकर्षण। तो ये दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन गुरुत्वाकर्षण से। गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? तो किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये क्या है दोस्तों? तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना कि दो पिंड m1 एवं m2 है, जिसका द्रव्यमान क्या है? m1 एवं m2 एवं एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। m1 एवं m2 r दूरी पर स्थित है। तो न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F बराबर क्या हो जाएगा? तो G इंटू m1 इंटू m2 बटे में r स्क्वायर होता है, जहाँ G क्या है दोस्तों? तो G एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। और G का मान क्या होता है? तो G का मान 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg स्क्वायर होता है। यहाँ पे नोट में है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रायोगिक मान सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। कब दिया था? तो 1788 में। आइए गुरुत्व के बारे में जानते हैं। गुरुत्व को इंग्लिश में ग्रेविटी के नाम से जाना जाता है। आइए गुरुत्व के बारे में जानते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। अर्थात दोस्तों कि गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर किसके कारण खींचती है? तो ग्रेविटी के कारण ही खींचती है। और इसी बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं। और इसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्व जनित त्वरण वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्व जनित त्वरण रूप, आकार, द्रव्यमान इत्यादि पर निर्भर नहीं करता है। और जानते हैं जी के मान में परिवर्तन कब कब होता है? ये एकदम VVI है, इसको एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। अगला है पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है और ध्रुव पर महत्तम होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। जब पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर क्या होता है? जी का मान तो कम हो जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के घूर्णन गति के घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। जब पृथ्वी का घूर्णन गति घटेगा तो जी का मान बढ़ जाएगा, और जब पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ेगा तो जी का मान कम हो जाता है। ये उल्टा होता है दोस्तों। यहाँ एक नोट में है कि यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार 0 हो जाएगा, यानी वहाँ भारहीनता की स्थिति हो जाएगी।
लेकिन ध्रुव पर g के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में दिन की अवधि 24 घंटे से घटकर कितना हो जाएगा, 1.4 घंटे यानी 84 मिनट का हो जाएगा। और यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो g के मान में ध्रुवों को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट है कि लिफ्ट में पिंड का भार। ये भी एग्जाम में करोड़ों बार पूछा जा चुका है दोस्तों, तो इसको भी वीवीआई कर लीजिए कि लिफ्ट में पिंड का भार। पहला है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो पिंड का भार क्या होगा, बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट है, जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, और जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो पिंड में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट है, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता। यह कब होता है, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट है, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य होता है और यही भारहीनता की स्थिति है। नेक्स्ट है, यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर उसकी छत से जा लगेगा। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का नियम। केपलर के नियम के बारे में जानते हैं। प्रत्येक ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है। क्या करता है दोस्तों, ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। एरिया वेलोसिटी क्या रहता है दोस्तों, प्रत्येक ग्रह का तो नियत रहता है। और इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है और जब वह दूर होता है तो उसका वेग वेलोसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमण काल का वर्ग t² ग्रह की सूर्य से औसत दूरी r के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात t² समानुपाती किसका है, तो r³ का है। अर्थात सूर्य से अधिक दूर के ग्रहों का परिक्रमण काल भी अधिक होता है। उदाहरण लीजिए कि सूर्य के निकटतम ग्रह बुध है। सूर्य का निकट ग्रह कौन है, तो बुध है। तो बुध का परिक्रमण काल कितना दिन का है, तो 88 दिन का है। जबकि दूरस्थ ग्रह कौन है, वरुण है, और वरुण का परिक्रमण काल कितना है, तो 165 वर्ष का है। यहाँ एक नोट में है दोस्तों कि IAU ने यम को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया है, इसीलिए अब दूरस्थ ग्रह कौन है, तो वरुण है। नेक्स्ट है उपग्रह, सैटेलाइट। सैटेलाइट किसे कहते हैं, तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट है उपग्रह का कक्षीय चाल, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट। उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उतनी ही उसकी चाल
कम होती है कम होगी, यानी उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा तो उसकी चाल उतना ही कम होगी। नेक्स्ट है नेक्स्ट में क्या है दोस्तों कि उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। एक ही त्रिज्या के कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रहों की चाल समान होगी। यहाँ एक नोट में है कि पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक है उपग्रह का परिक्रमण काल। उपग्रह का परिक्रमण काल, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए सैटेलाइट। तो इसके बारे में जानते हैं उपग्रह के परिक्रमण काल के बारे में। उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमण काल किसे कहेंगे? तो उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका क्या कहेंगे? परिक्रमण काल कहते हैं। अतः परिक्रमण काल बराबर होता है कक्षा की परिधि बटे कक्षीय चाल होता है। नेक्स्ट है उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है और उपग्रह जितना अधिक दूर होता है उतना ही अधिक उसका परिक्रमण काल भी होता है। नेक्स्ट है कि उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। उपग्रह का परिक्रमण काल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। एक यहाँ नोट में है कि पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट का होता है। नेक्स्ट टॉपिक है भू अस्थायी उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, भू अस्थायी उपग्रह कहलाता है। यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करता है। भू तुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त किया था। नेक्स्ट टॉपिक है पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी किसे कहते हैं? तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह क्या होता है? तो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। आइए इसको फिर से रिपीट करते हैं। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, अर्थात पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या इससे अधिक वेग से ऊपर किसी भी दिशा में फेंक दिया जाए तो वस्तु फिर पृथ्वी तल पर वापस नहीं आएगी, दोबारा मतलब लौट कर नहीं आएगा। नेक्स्ट है कि उपग्रह के लिए कक्षीय वेग। तो उपग्रह के लिए कक्षीय वेग क्या होता है? तो अंडर रूट में GR ये होता है तथा पृथ्वी तल से पलायन वेग क्या होता है? तो अंडर रूट 2GRE। अतः पलायन वेग बराबर क्या होगा? अंडर रूट 2V0, अर्थात पलायन वेग कक्षीय वेग का क्या होता है? तो √2 गुना होता है। इसलिए यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग को √2 गुना अर्थात 41% बढ़ा दिया जाए तो वह उपग्रह
अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। तो दोस्तों ये था सेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हाँ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।